नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 का नया अंक मार्केट में आ चुका है। इसके अंतर्गत फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक के करंट को इसमें कवर किया गया है। आज की क्लास में हम लोग इसके वन लाइनर पार्ट को कवर करेंगे और जो वन लाइनर पार्ट में पहला पार्ट होगा वो होगा राष्ट्रीय घटनाक्रम से। क्लियर? तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित तथ्यों से। और इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में आईपीसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, आईपीसीसी का उपाध्यक्ष रमन सुकुमार को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? रमन सुकुमार, जो कि आईपीसीसी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो आईपीसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे, आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, और इसी आईपीसीसी के उपाध्यक्ष रमन सुकुमार नियुक्त हुए। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, इसमें पहला उत्पाद है चिकरी वुडक्राफ्ट, जो कि राजौरी का है, और दूसरा उत्पाद है मुस्क बुदजी चावल। यह कहां का है? अनंतनाग का। तो यहां पर देखिए दो बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो चिकरी वुडक्राफ्ट है और मुस्क बुदजी चावल है, इसे जीआई टैग दिया गया है और यह संबंधित कहां से है? जम्मू कश्मीर से। और यदि हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो जो चिकरी वुडक्राफ्ट है यह राजौरी से संबंध है, और मुस्क बुदजी चावल जो है इसका संबंध अनंतनाग से। क्लियर? तो याद रखेंगे, चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल ये जम्मू कश्मीर के दो उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि भारत और यूएई की नौसेना के बीच अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया गया? तो याद रखिएगा, उस नौसैनिक अभ्यास का नाम है जायद तलवार। तो यहां पर भी आपको दो बात ध्यान रखनी है कि जो जायद तलवार युद्धाभ्यास है जो कि अगस्त 2023 में आयोजित हुआ, यह किन दो देशों के बीच हुआ? तो याद रखेंगे, भारत और यूएई के बीच। और किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो याद रखेंगे, यह एक नौसैनिक अभ्यास है। क्लियर? तो नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार भारत और यूएई के बीच संपन्न हुआ। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि केरल विधानसभा ने राज्य के नाम को बदलने का प्रस्ताव रखा अगस्त 2023 में, और जो नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है वो क्या है? तो वो नया नाम रखा गया है केरलम। क्या नाम रखा गया है? केरलम। तो याद रखेंगे, केरल की विधानसभा ने केरल का नया नाम रखने का प्रस्ताव रखा है विधानसभा में, जो नया नाम होगा वो है केरलम। क्लियर? याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो पहले हस्तशिल्प और हथकरघा निगम था, अब उसका नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में हिमक्राफ्ट नाम पड़ गया है हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? देखिए, यह प्रश्न आपसे गलत होने की संभावना यह है कि हो सकता है कि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी दिया रहे, और चूंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका संबंध इस गोरखनाथ धाम से है, तो आपको यह कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन आपको कंफ्यूजन रखना नहीं है, स्पष्ट तौर पर याद रखना है कि पिछड़े वर्गों के लिए जो बोर्ड का गठन किया गया राजस्थान में, उस बोर्ड का नाम रखा गया है गुरु गोरखनाथ बोर्ड। क्लियर? तो यहां पर दो बात केवल याद रखनी है कि जो गुरु गोरखनाथ बोर्ड है इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए। और कहां पर? तो याद रखेंगे, राजस्थान। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ये जो शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है ये फ्रांस ने की है। क्लियर है? तो फ्रांस ने शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है। किसको? तो पूर्व भारतीय छात्रों को। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या अगला है, पूछा जा रहा है कि 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो यहां पर एक बात याद रखेंगे कि जो G20 की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक है जो कि कलकत्ता में आयोजित हुई, ये तीसरी है। ये क्रम याद रखेंगे कि जो तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक है वो कलकत्ता में आयोजित हुई, और कब से कब तक? तो 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में यूएन विमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, उस पहल का नाम है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। क्या नाम है? महिला अनुकूल पर्यटन पहल। तो देखिए, यहां पर केवल एक बात सीधी याद रखनी है कि जो महिला अनुकूल पर्यटन पहल है
ये किसके कोलैबोरेशन से शुरू हुआ है? तो याद रखेंगे यूएन विमेन और केरल सरकार के कोलैबोरेशन से। यूएन विमेन और केरल सरकार ने एक साथ मिलकर जो पहल स्टार्ट की उसका नाम है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि जो भारत में पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय होगा वो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट रेल की शुरुआत की गई? तो यहां पर आपको दो बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट रेल है ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट रेल का संबंध है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। और ये इनिशिएटिव किस राज्य का है? तो याद रखेंगे झारखंड का। क्लियर है? यानी झारखंड सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसका नाम है प्रोजेक्ट रेल। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की कौन सी रैंक है? देखिए यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया। और जो दूसरी बात याद रखनी है कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 है इसमें दिल्ली और मुंबई की रैंक क्या है? तो याद रखेंगे 141वीं। दिल्ली और मुंबई की रैंक कितनी है? 141वीं। किसमें? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में। और इसको किसने जारी किया? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 17 से 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा इस गठबंधन का नाम है इंडिया। अब देखिए यहां पर ये जो इंडिया नाम रखा गया इस 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का, ये नामकरण कहां पर हुआ था? तो जो बैठक बेंगलुरु में हुई थी। आपसे यहां पर जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो इंडिया का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे इंडिया का फुल फॉर्म यहां पर क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्या नाम है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्लियर है? ये इंडिया का फुल फॉर्म है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह देश जहां आयोजित बास्तिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया, कहां पर यह आयोजित हुआ था? तो आपका जवाब होगा फ्रांस। तो यहां पर देखिए दो बातें आप ध्यान रखेंगे। एक बात तो सबसे प्रमुख है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बास्तिल दिवस परेड का संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे बास्तिल दिवस परेड कहां पर आयोजित हुई? फ्रांस में। पहली बात। और इसमें भारतीय सेना के किन अंगों ने पार्टिसिपेट किया? तो याद रखेंगे भारतीय सेना के तीनों अंगों ने पार्टिसिपेट किया फ्रांस में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C56 से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? सिंगापुर के। तो यहां पर भी देखिए दो बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि जो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया किस प्रक्षेपण वाहन से? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए PSLV C56 से। किससे? PSLV C56 से। क्लियर है? और किसके द्वारा? तो आपका जवाब होगा इसरो के द्वारा। क्लियर है? तो अगर मैं एक लाइन में समराइज कर दूं तो याद रखिएगा इसरो के द्वारा 30 जुलाई 2023 को सिंगापुर के 7 उपग्रहों को PSLV C56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। क्लियर है? कहां के ये 7 उपग्रह हैं? सिंगापुर के। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली की लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा हुई है या किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्लियर है? यानी नई दिल्ली में जो लुटियन जोन है उसमें एक सड़क का नाम था औरंगजेब सड़क। इसी औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? IAU, इसके द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे उपग्रह का नाम रखा गया है? तो याद रखेंगे उस भारतीय खगोल विज्ञानी का नाम है अश्विन शेखर। क्या नाम है? अश्विन शेखर। तो यहां पर देखिए क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि अश्विन शेखर जो कि एक भारतीय खगोल विज्ञानी हैं, इनके नाम पर एक छोटे उपग्रह का नाम रखा गया किसके द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात IAU के द्वारा। क्या नाम है उस खगोलीय विज्ञानी का? अश्विन शेखर। अगला देखिए,
अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में तेलंगाना का वह कौन सा गांव है जो राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? तो याद रखिएगा उस गांव का नाम है मुखरा। क्लियर है? तो याद रखेंगे तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव है कौन? मुखरा। क्या नाम है? मुखरा। अगला देखिए, या आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पहला बीमित गांव बना मुखरा, ये किस राज्य का पहला बीमित गांव है? तो आपका चयन होना चाहिए तेलंगाना। क्लियर है? तो दोनों तरह से आप देखेंगे, जैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। यानी तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव है मुखरा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलकिट स्पेस से अंतरिक्ष यात्रा की, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिरिसा बांदला। तो याद रखिएगा ये जो सिरिसा बांदला है ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री है, पहली बात। और इन सिरिसा बांदला ने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलकिट स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है। क्लियर? किससे यात्रा की है? वर्जिन गैलकिट स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की सिरिसा बांदला, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री है। क्लियर? क्या नाम है? सिरिसा बांदला, नाम याद रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर इंस्टीमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है। कितनी हो गई है? 3682। यानी 2022 में बाघों की संख्या कितनी हो गई? 3682। अब यह प्रश्न उठता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा आई? तो याद रखेंगे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022। यानी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में बताया गया कि भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 3682। याद रखेंगे कितनी? 3682। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 है, इसमें यह भी बताया गया कि देश में जो सर्वाधिक बाघों की संख्या है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। कितनी है? 785। तो याद रखेंगे सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है 785। क्लियर? अब देखिए दो तीन बातें आपको यहां पर और ध्यान रखना होगा। जैसे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया, इससे कोरिलेट कर सकता है इसका ट्रेडिशनल पार्ट। तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। या अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या बताई गई वो है 205। कितनी उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या है? तो याद रखेंगे 205। क्लियर है? और 205 बाघों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का जो क्रम होगा वो 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वां। और नंबर 1 पर कौन है? मध्य प्रदेश। यदि आपको बिहार पीसीएस देना है तो बिहार का भी स्थान और बाघों की संख्या याद रखनी होगी। जैसे अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में 2022 में जो बाघों की संख्या बताई गई वो है 54। कितनी है? 54 यानी 54। और इस आधार पर अगर बिहार का क्रम देखें तो बिहार का 12वां स्थान है। क्लियर है? यानी उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर, कुल बाघों की संख्या 205, बिहार का 12वां स्थान, कुल बाघों की संख्या 54 यानी 54, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, कुल बाघों की संख्या 785। और अगर हम ओवरऑल टोटल बाघों की संख्या इंडिया लेवल पर देखें तो वो कितनी है? 3682। क्लियर? देखिए ये वन लाइनर पार्ट है। हम लोग जब इसके डिटेल पार्ट पर चलेंगे तो डिटेल पार्ट में और जो जानकारी नेसेसरी है जिसको आपको जानना जरूरी है उन सभी पार्ट को कवर किया जाएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो याद रखिएगा उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम क्या है? उल्लास। क्या नाम है? उल्लास, ULLAS। क्लियर? तो देखिए यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो ULLAS ऐप है ये किस लिए लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और जो इसमें दूसरा प्रश्न बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्लियर है? आइए देखते हैं। यहां पर देखिए फुल फॉर्म दिया गया है, लिखा है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है? तो याद रखेंगे ULLAS का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और इस उल्लास का मकसद क्या है? तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखेंगे
क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। क्लियर है? यानी हरियाणा वो देश का पहला राज्य है जिसने क्रेच नीति 2023 जारी की है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये क्रेच नीति क्या होती है। तो देखिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये क्रेच नीति लाया है हरियाणा सरकार ने। और इसमें क्रेच में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे के लिए रखा जाएगा। उनके टेक केयर के लिए अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके बच्चों की ठीक से केयर हो सके और वो निश्चिंत होकर अपने कार्य को कर सके। इस बुनियादी उद्देश्य के साथ हरियाणा सरकार क्रेच नीति 2023 लाई है। और ये क्रेच नीति 2023 लाने वाली हरियाणा की सरकार देश की पहली सरकार होगी। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया वो कहां किया गया? हिरासर में। कहां पर? हिरासर में। तो याद रखेंगे, गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हिरासर में हुआ। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जुलाई 2023 में। कहां पर? हिरासर में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस जुलाई 2023 में बनी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है जिनका नाम क्या है? तेंजिंग यांगकी। क्या नाम है? तेंजिंग यांगकी। तो याद रखेंगे, तेंजिंग यांगकी जो है ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। क्या नाम है? तेंजिंग यांगकी। किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन गुजरात राज्य के गांधीनगर में हुआ। तो याद रखेंगे, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड आइसेन स्टडीज। क्या नाम है? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड आसेन स्टडीज। इसमें, इस विश्वविद्यालय में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र खोला जाएगा। क्लियर है? किसमें? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड आसेन स्टडीज में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? तो याद रखेंगे, अगस्त 2023 में पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई। तो मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा कहां की गई? पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे, और कब की गई? तो अगस्त 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 यानी 57 रेलवे स्टेशन के अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की घोषणा है वो उड़ीसा राज्य में। क्लियर है? उड़ीसा राज्य में कितने रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करना है? 57। किस योजना के तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो हेली शिखर सम्मेलन 2023 था इसका विषय था रीचिंग द लास्ट माइल। क्या था? रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। तो याद रखेंगे, हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न यहां क्या बन सकता है? आपसे यह पूछा जा सकता है कि हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ था? तो आपका जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने फीट ऊंची राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी? तो याद रखिएगा, ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल में। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल में। कितनी ऊंची प्रतिमा है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा किसकी है? राम जी की। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो याद रखिएगा, कोटा में चंबल नदी के तट पर। तो याद रखेंगे, राजस्थान राज्य में कोटा के चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया। यानी दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहां पर? राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के तट पर। कोटा में चंबल नदी के तट पर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वह राज्य जहां की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में एक विधेयक पारित किया, यह विधेयक देश में अपनी तरह का पहला विधेयक होगा। तो याद रखिएगा, कहां की विधानसभा ने? तो राजस्थान की विधानसभा ने।
सीधी बात आपको यह याद रखनी है कि राजस्थान की विधानसभा ने राज्य में जो गिग श्रमिक हैं उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए यह विधेयक पारित किया है, यानी उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए यह गिग श्रमिकों के लिए बिल पारित हुआ। कहां पर? राजस्थान में। अब एक प्रश्न आपके मन में स्वाभाविक उठ रहा होगा कि ये जो गिग श्रमिक हैं ये क्या होते हैं? तो देखिए, बिल्कुल साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि जो गैर स्थायी कर्मचारी होते हैं इन्हीं को गिग श्रमिक कहते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें काम करने के लिए सभी इंप्लॉय को स्थायी तो रखा नहीं जाता है। कुछ ऐसे भी इंप्लॉय होते हैं जो ठेके पर काम करते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम है कि जब जरूरत पड़ी तो कॉल किया और बुलाया और उनसे काम कराकर उनका पेमेंट कर दिया। इस तरह के भी इंप्लॉय होते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि ठेका फर्म के कर्मचारी होते हैं, या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। तो इस प्रकार की जो गैर स्थायी कर्मचारी हैं उन्हीं को कहा जाता है गिग श्रमिक। क्या कहते हैं? गिग श्रमिक। और इन्हीं गिग श्रमिकों की सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान की विधानसभा ने अपनी तरह का पहला विधेयक पारित किया है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो याद रखेंगे, शशि थरूर साहब को जो डायरेक्टरेट की मानद उपाधि दी है वो दी है जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन ने। किसने दी है? जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि दी है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम अर्थात WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? बेंगलुरु। तो यहां पर आपको सीधी बात याद रखनी है कि विश्व शहर कल्चर फोरम अर्थात WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? बेंगलुरु। क्लियर है? यहां पर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो WCCF है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। क्या होगा? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे, WCCF का फुल फॉर्म है और इसका सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना, क्या नाम है? मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई? तो याद रखिएगा, उड़ीसा की राज्य कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी है। किसने? उड़ीसा सरकार के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य की कैबिनेट के द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को लॉन्च किया गया। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा है? तो याद रखिएगा, वो भारतीय क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा है। यानी देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि CSIR IIM द्वारा शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना के तहत विभिन्न प्रकार के न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार के लिए निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो कैनबिस मेडिसिन परियोजना है ये विभिन्न प्रकार की न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार के लिए निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी। और ये शुरू किसके द्वारा की गई? CSIR IIM के द्वारा। क्लियर? और इसमें एक तथ्य अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है इसका नेतृत्व कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IMT हाईवे, भारत में कहां से प्रारंभ हुआ है? तो याद रखेंगे, भारत में यह प्रारंभ हुआ है मोरेह मणिपुर से। कहां पर? मोरेह मणिपुर से। क्लियर है? तो याद रखेंगे, सबसे पहली बात तो ये IMT हाईवे का संबंध किससे है? तो IMT हाईवे का मतलब है इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग। और ये भारत में कहां से प्रारंभ हुआ है? तो याद रखेंगे, मणिपुर राज्य के मोरेह से। कहां पर? मणिपुर राज्य के मोरेह से। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा कि जो G20 की आपदा न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक है ये तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की गई। और कब से कब तक? तो 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच। तो क्लियर कट याद रखना है कि जो G20 का आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह है इसकी तीसरी और अंतिम बैठक चेन्नई में संपन्न हुई। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो याद रखेंगे, ये जो 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल हैं इसमें
इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक है हेलीकॉप्टर एफटीओ। क्लियर है? तो यहां पर इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर एफटीओ, इनका जो शुभारंभ हुआ ये कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। कहां पर? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अब देखिए, खजुराहो के संदर्भ में एक फैक्ट और अभी आपने पढ़ा है, मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। अभी आपने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में ही हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। क्लियर है? और उसी खजुराहो में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों को शुरू किया। क्लियर है? एक फैक्ट और पूछा गया था कि जो खजुराहो मध्य प्रदेश में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो आपने क्या देखा था? इसका विषय क्या था? इसकी थीम क्या थी? रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। क्लियर है? यानी रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। क्लियर? तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। देखिए, जब भी इस तरह की कोई नाम आपको आए जिसके संदर्भ में आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, तो आप उसको कोरिलेट कर लिया करें ताकि आपको तथ्य रिकॉल रहे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है हेकानी जखालू। क्या नाम है? हेकानी जखालू। और किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड। तो याद रखेंगे, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है कौन? हेकानी जखालू। क्या नाम है? हेकानी जखालू। याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का वह पहला निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया, तो वो कौन सा है हिल स्टेशन? तो याद रखिएगा, वो है महाराष्ट्र का लवासा। क्लियर? यानी भारत का पहला निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को बेचा गया, वो कौन है? लवासा, महाराष्ट्र में। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो महाराष्ट्र का लवासा हिल स्टेशन है, ये पुणे के पास एक निजी सिटी है जो कि 100 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका अधिग्रहण डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीपीआईएल, इनके द्वारा किया गया। क्लियर? यानी जो महाराष्ट्र के लवासा हिल स्टेशन है जो कि पुणे के पास एक निजी सिटी है, उसका अधिग्रहण किसने किया? डीपीआईएल अर्थात डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी राज्य का 54वां जिला घोषित किया? तो याद रखिएगा, नाम है नागदा। क्या नाम है? नागदा। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में टोटल अब 54 जिले हो गए और जो 54वां डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है मध्य प्रदेश में, वो क्या है? नागदा। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नागदा जिला किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे, किस राज्य से? मध्य प्रदेश। या आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का 54वां जिला घोषित हुआ है? तो आपका जवाब होगा नागदा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, जो G20 का रोजगार कार्य समूह का बैठक है और वो भी चौथी बैठक, वो कहां पर हुई? इंदौर में। क्लियर है? और कब से कब तक? तो 19 से 21 जुलाई 2023 के बीच। तो यहां पर याद रखेंगे कि G20 रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक इंदौर में 19 से 21 जुलाई 2023 के बीच आयोजित हुई। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, वो है मेटा। क्लियर है? यानी यहां पर मेटा के साथ मिलकर केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं के भविष्य की आकांक्षाओं और सपनों की अभिव्यक्ति के लिए जिस अभियान की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है? अमृत सृजन अभियान। तो यहां पर सीधी बात दो याद रखनी है केवल। एक तो ये जो अमृत सृजन अभियान है, ये किसके कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुआ? तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय और मेटा के। और उद्देश्य क्या है? तो भारत के युवाओं के भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और उनके सपनों को व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्व के जिस राज्य ने जिला सूचकांक जारी किया है, जिला सुशासन सूचकांक, वो राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में अभी आपने एक तथ्य और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है कौन? तेंजिंग यांगकी। क्या नाम है? तेंजिंग यांगकी। तो ये दोनों बात याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस तेंजिंग यांगकी है, और दूसरी बात कि उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2023 में कहां पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, देश का पहला बांध सुरक्षा केंद्र जो स्थापित किया गया, वो कहां किया गया? जयपुर में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, देश का पहला बांध सुरक्षा केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया। अगला देखिए,
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में राजस्थान में किन 3 नए वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा, इसमें पहले वन्यजीव संरक्षण जो अभयारण्य है उसका नाम है सोनरन, जो कि 12 में, दूसरा है खिचन जो कि जोधपुर में है, तीसरा है हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा में। क्लियर है? तो ये सीधी बात याद रखेंगे कि सोरसन, खिचन और हमीरगढ़, ये तीनों जो वन्यजीव संरक्षण अभयारण्य है ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान के, पहली बात। और जो सोरसन वन्यजीव अभयारण्य है ये 12 में, खिचन वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? जोधपुर में, और हमीरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? भीलवाड़ा में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया? तो याद रखिएगा उसका नाम है माड़ा गांव। यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में माड़ा गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया है। किस गांव को? माड़ा गांव को। और ये उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली में। और किसके द्वारा भारत का पहला गांव घोषित किया गया? तो बीआरओ के द्वारा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पहले वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच रवाना किया? तो याद रखिएगा, केरल की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी। किसके बीच? तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी। देखिए, यहां से जो प्रश्न बनेगा वो इसी तरह का बनेगा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि केरल में जो पहली वंदे भारत ट्रेन है किन 2 शहरों के बीच चली? तो याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चली। क्लियर है? तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में एनटीपीसी ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने के लिए चेम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, ये कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा? असम में। तो यहां पर भी आपको 2 बात ध्यान रखनी है कि असम राज्य में बांस आधारित जो जैव रिफाइनरी स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है ये किसके बीच हुआ है? तो याद रखेंगे एनटीपीसी और चेम्पोलिस इंडिया के बीच। एनटीपीसी और चेम्पोलिस इंडिया के बीच असम राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया? तो याद रखेंगे सिलवासा में। क्लियर है? और ये कहां पर है? दादर नगर हवेली दमन द्वीप। यानी दादर नगर हवेली दमन द्वीप के सिलवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया। क्लियर है? नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण कहां पर? सिलवासा में। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहां पर स्थापित की गई? तो याद रखिएगा गोवा के पणजी में। कहां पर? गोवा के पणजी में। तो याद रखिएगा गोवा के पणजी में दक्षिण एशिया की पहली मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान को स्थापित किया गया। यानी दक्षिण एशिया की पहली मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान को कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे गोवा के पणजी में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क जो खोजा गया वो कहां पर? उड़ीसा में। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया? उड़ीसा में। और किसके द्वारा? तो याद रखेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के शहडोल में। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। क्लियर? कहां से? मध्य प्रदेश के शहडोल से। और कब प्रारंभ किया? 1 जुलाई 2023 को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जून 2023 में भारत में किस देश की नौसेना के साथ विशाखापत्तनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो याद रखेंगे ये जो मैरीटाइम पार्टनरशिप सैन्य अभ्यास है ये भारत और फ्रांस इन 2 सेनाओं के बीच हुआ। और किस सेना के बीच? तो नौसेना के बीच। और कहां पर हुआ? तो विशाखापत्तनम में। तो याद रखेंगे विशाखापत्तनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नौसैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया गया। क्लियर है? तो मैरीटाइम पार्टनरशिप भारत और फ्रांस के बीच। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो याद रखिएगा भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई शहर में लॉन्च की गई। कहां पर? चेन्नई में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो याद रखिएगा जो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 है उसमें भारत की रैंकिंग है 126वीं। कौन सी रैंकिंग है? 126वीं। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। अगला देखिए,
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 30 जून 2023 को भारत की पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई KAPP-3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा गुजरात में। देखिए यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई जिसका नाम क्या है KAPP-3 का वाणिज्यिक संचालन कहां से हुआ? गुजरात से। दूसरी बात, ये जो KAPP-3 है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 3। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 3, ठीक है। और ये कहां पर है? गुजरात में। और इसी के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत गुजरात में हुई और ये भारत की पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुई 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया था? तो याद रखिएगा कि जो जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अतिथि देश के तौर पर तुर्कमेनिस्तान को बुलाया गया था। किसको? तुर्कमेनिस्तान को। देखिए यहां पर आप क्रम भी याद रखेंगे कि जो 2023 में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ यह किस क्रम का था? तो यह 23वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। और इसमें अतिथि देश के तौर पर कौन आमंत्रित था? तुर्कमेनिस्तान। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ? किस राज्य में? तो याद रखिएगा विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य बिहार में शुरू हुआ। कहां पर हुआ? बिहार में। और ये कितने क्षेत्र में है? तो ये 3.76 लाख वर्ग फुट में है। तो याद रखेंगे बिहार में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ जो कि 3.76 लाख वर्ग फुट में है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा कहां पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में 5,600 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। किसने? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। कब किया? जुलाई 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर रखी? तो याद रखिएगा गुजरात के मेहसाणा में। आप सभी को पता है कि गृह मंत्री के साथ साथ अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं और सहकारिता से संचालित भारत की पहली सैन्य स्कूल की जो आधारशिला है वो गुजरात राज्य के मेहसाणा में रखी गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में IPR क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश का इंदौर। क्लियर है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश का इंदौर IPR क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये IPR का फुल फॉर्म क्या है? तो IPR का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट जो है ये प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय कौन है? इंदौर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फुट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को क्या नाम दिया गया? तो याद रखिएगा इसको नाम दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स। क्या नाम रखा गया है? सूरत डायमंड बोर्स। तो याद रखेंगे गुजरात राज्य के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फुट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को नाम दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI फॉर इंडिया 2.0 जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद के द्वारा। क्लियर है? तो यहां पर केवल एक बात आप ध्यान रखेंगे कि IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद के कोलैबोरेशन के साथ AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहां पर स्थित खडग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो आप याद रखेंगे उड़ीसा में, यानी उड़ीसा में खडग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। कहां पर? उड़ीसा में। तो याद रखेंगे खडग नदी वैली प्रोजेक्ट उड़ीसा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि SMOPS 2023 की जो मेजबानी है
वो इसरो ने किसके साथ मिलकर की? तो याद रखिएगा, इसरो ने यह सम्मेलन इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी यानी एएसआई और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA के साथ मिलकर इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखना है। या तो प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी है यह किसने मिलकर की? तो इसरो ने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात एएसआई और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स अर्थात IAA के साथ मिलकर की। या तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि SMOPS 2023 किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे इसरो, एएसआई और IAA के मेजबानी में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जून 2023 में जारी राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन है? तो याद रखेंगे DD इंडिया। यानी भारत का जो सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन है वो कौन है? DD इंडिया। किस रिपोर्ट में बताया गया? तो राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 में। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 डोज दान देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, भारत ने क्यूबा को, किसको? क्यूबा को पेंटावैलेंट टीकों के 12,500 डोज को दान करने की घोषणा की है। किसको? क्यूबा को। तो भारत 12,500 पेंटावैलेंट टीकों को की जो डोज है उसको क्यूबा को दान करेगा। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि जो पेंटावैलेंट टीके हैं ये क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, जो पेंटावैलेंट टीके हैं ये बच्चों की 5 जानलेवा बीमारियों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब ये 5 जानलेवा बीमारी कौन सी है? तो इसमें डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस बी है और हिब है। यानी डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो पेंटावैलेंट टीका है इसकी जो 12,500 डोज है वो भारत क्यूबा को दान में देगा। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि मोयालपुर बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में। और किस क्षेत्र में इसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखेंगे कार्गो हैंडलिंग में। तो एक लाइन में अगर समराइज कर दें तो उड़ीसा के मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग है 40वीं। कौन सी रैंकिंग है? 40वीं। दूसरा प्रश्न यहां क्या बन सकता है कि जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 है किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा IMD के द्वारा। तीसरी बात यहां पर यह हो सकती है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में टोटल कितने देशों की रैंकिंग थी? तो 64। और भारत का रैंक कौन सा है? 40वां। अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, उसका नाम है टेलीमानस। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित टेलीमानस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया। क्या नाम है? टेलीमानस। अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका जो 67वां सम्मेलन है ये 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे, श्रीलंका के कोलंबो में। तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन है ये कहां पर हुआ? 2023 में कोलंबो, श्रीलंका में। और ये किस क्रम का था? तो याद रखेंगे 67वां। यानी 67वां ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी जल योजना को शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, गंडक गंगा नदी लिंक परियोजना बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना का प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा, उस परियोजना का नाम है इकामारा परियोजना। अब देखिए, यहां पर दो प्रश्न बनेगा। सबसे पहली बात यह पूछी जा सकती है कि हाल ही में चर्चा में रहा इकामारा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा उड़ीसा से। यहां पर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा इकामारा परियोजना किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
हाल ही में यूजीसी के द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, यूजीसी ने जो 2 पोर्टल लॉन्च किए गए, उसमें एक का नाम है उत्साह और दूसरे का नाम है पीओपी पोर्टल। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो उत्साह और पीओपी पोर्टल है, किसके द्वारा जारी किया गया? यूजीसी के द्वारा। और किस उद्देश्य से जारी किया गया? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अब देखिए, एक प्रश्न और आपसे यहां पर यह बन सकता है कि ये उत्साह और पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, उत्साह का फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। और वहीं अगर हम बात करें पीओपी पोर्टल की, तो पीओपी का फुल फॉर्म है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, तो ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि ये यूजीसी के द्वारा जारी किए गए पोर्टल हैं। उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, भारत के उस सुपर कंप्यूटर का नाम है एरावत। तो यहां पर बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची जारी की गई, उसमें भारत के एरावत सुपर कंप्यूटर को विश्व के 100 शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया। किसको? एरावत को। या आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा एरावत का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, ये सुपर कंप्यूटर है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? जुगलबंदी। तो यहां पर देखिए, आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जुगलबंदी क्या है? तो याद रखेंगे, ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट का नाम है जुगलबंदी। क्लियर है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्लियर है? तो एक लाइन में अगर मैं समराइज कर दूं, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ग्रामीण भारत के लिए जुगलबंदी नाम से एक बहुभाषी एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश राज्य के अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, वो 39वां देश है कनाडा। क्लियर है? तो यहां पर याद रखेंगे, इंडिया पोस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश है कनाडा। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का किस देश के निर्वाचन प्राधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो याद रखेंगे, पनामा के साथ। क्लियर है? तो यहां पर भी आपको 2 बातें याद रखनी है कि पनामा के साथ भारतीय निर्वाचन आयोग का एक समझौता हुआ, किस उद्देश्य के लिए? तो चुनाव प्रबंधन और प्रशासन क्षेत्र में सहयोग के लिए। क्लियर है? तो पनामा निर्वाचन प्राधिकरण और भारतीय निर्वाचन आयोग का समझौता हुआ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए। कब हुआ? जुलाई 2023 में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारत ने 2024 के लिए G20 की बैठक की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी है। किसको सौंपी है? ब्राजील को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, यूएई के अबू धाबी में। किसने? आईआईटी दिल्ली ने। तो याद रखेंगे, आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की यूएई के अबू धाबी में। कहां पर? यूएई के अबू धाबी में। अगला देखिए, यहां पर देखिए, एक बात और याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली के पहले आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में एक जगह है जिसका नाम है जंजीबार, वहां पर अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है। तो देखिए, यहां पर आपको 2 आईआईटी के नाम याद रखने हैं और उनसे संबंधित देश के नाम याद रखने हैं। क्या याद रखेंगे? सबसे पहले आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में, कहां पर? तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की। आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस जो खोलने की घोषणा की, कहां पर? यूएई के अबू धाबी में। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एआई उद्योग के लिए उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र उड़ीसा टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का अनावरण किया? तो याद रखेंगे, भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का अनावरण किस नाम से? लीसा। किस नाम से? लीसा, LISA।
और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा उड़ीसा टीवी के द्वारा। क्लियर? यानी उड़ीसा टीवी ने लीसा नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का अनावरण किया। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। क्लियर? अगला देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीसा क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये भारत की पहली क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर है। और किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया? उड़ीसा टीवी के द्वारा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे एलआईसी का पहला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा सिद्धार्थ मोहंती। तो याद रखेंगे एलआईसी के पहले सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2023 में भारत ने किस देश से प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने का समझौता किया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से। क्लियर है? यह भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा भारत ने अमेरिका के साथ प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने का समझौता किया। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो याद रखेंगे 127वीं रैंक। कौन सी रैंक है? 127वीं रैंक। देखिए यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यहां पर दूसरा प्रश्न बनेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखेंगे भारत की रैंकिंग क्या है? 127वीं। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन फर्स्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा उस निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष वाहन कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। क्लियर है? तो अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज कर दूं तो स्काई रूट एरोस्पेस जो कि एक निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी है, इसके द्वारा रमन फर्स्ट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा का शुभारंभ किया, तो वो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो याद रखेंगे त्रिपुरा की राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा का शुभारंभ किया। क्लियर? इसी तरह भी आपने पढ़ा था बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में एक प्रोजेक्ट रेल था, इसका संबंध किस राज्य से था? तो आपको याद होगा झारखंड से। क्लियर? तो इसी तरह याद रखेंगे कि स्कूल बोट सेवा जो है ये त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें बच्चों को निःशुल्क लाने और ले जाने की सुविधा की गई है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा गया है? तो याद रखिएगा 80वें स्थान पर। तो यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 80वां है। दूसरा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को कितने देशों में वीजा मुक्त पहुंच की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा 57 देशों में। किसने? 57 कंट्रीज में। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 80वां है। क्लियर? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपने पिछले कई बार की मैगजीन को पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार पहले नंबर पे जापान बना हुआ रहता था। क्लियर? लेकिन इस बार की जो जुलाई 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई, इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है, जापान तीसरे स्थान पर चला गया। क्लियर है? तो इस बात को भी याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर, जापान तीसरे स्थान पर चला गया है और भारत का स्थान है 80वां और भारत को 57 कंट्रीज में वीजा मुक्त पहुंच की सुविधा मिली। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस राज्य के आधुर पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा ये जो आधुर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है ये तमिलनाडु राज्य में है। क्लियर? तो याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य के आधुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? तो याद रखिएगा ये शुरू हुआ है असम में। तो यहां पर दो बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो गजाह कोठा प्रोजेक्ट है किस उद्देश्य के लिए है? तो ये मानव और हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। और गजाह कोठा प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। क्लियर है? ये भी बात आप ध्यान में यहां पर रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया था? तो याद रखिएगा LV-M3-M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया था। किस रॉकेट से? LV-M3-M4 रॉकेट से। क्लियर है? LV-M3-M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया था।
किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। कहां से किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और कब किया गया था? तो याद रखिएगा 14 जुलाई 2023। क्लियर? क्योंकि चंद्रयान 3 से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा, तो याद रखेंगे इसे 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा LV-M3-M4 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? तो याद रखिएगा उस प्रणाली का नाम है सागर संपर्क। क्लियर है? तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सागर संपर्क किस उद्देश्य के लिए है? तो याद रखेंगे समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए। या आपसे इस तरह पूछ लेगा कि सागर संपर्क का संबंध किस मंत्रालय से है? तो याद रखेंगे पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति खोजी है? तो याद रखिएगा उस गेहूं की नई प्रजाति का नाम है PBWRS1। क्या नाम है? PBWRS1। तो ये सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो PBWRS1 है ये गेहूं की एक प्रजाति है और इसकी विशेषता क्या है? तो ये मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए इस नई गेहूं की प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम क्या है? PBWRS1। और इसकी खोज किसने की है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2023 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर किसे घोषित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये जो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग है इसमें छात्रों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर है वो है मुंबई। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वनवेव और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने के लिए समझौता हुआ है? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य में। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि लंदन स्थित कंपनी है जिसका नाम है वनवेव। इस लंदन की कंपनी वनवेव और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक समझौता हुआ। किस बात के लिए समझौता हुआ? भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को खोलने के लिए। और ये जो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट खोलने का निर्णय है वो किस राज्य में है? गुजरात में। यही तीन बातें याद रखनी है। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है इसके लिए किन दो लोगों के बीच में समझौता हुआ? तो लंदन स्थित कंपनी वनवेव और भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच। और ये जो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है ये किस राज्य में खोलने के लिए समझौता हुआ? गुजरात में। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? तो याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया? 7 जुलाई 2023 को। याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश के पहले एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरू की गई है? यह भी प्रश्न बहुत जगह पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा उस हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरू की गई है। क्लियर है? तो बस एक ही बात सीधी याद रखनी है कि देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस कहां शुरू की गई? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था के द्वारा भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DME संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया? तो याद रखिएगा यह निर्माण किया गया TAFE किसके द्वारा? TAFE और IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है? याद रखेंगे TAFE और IIT कानपुर के द्वारा, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर से संचालित ट्रैक्टर का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? TAFE और IIT कानपुर के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेस इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? तो याद रखिएगा उनका नाम है अनुभूति डोंगरे। देखिए यहां पर आपको दो तीन बातें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो यह ध्यान में रखना होगा कि जो मिसेस इंडिया एलीट 2023 का आयोजन था यह कहां पर हुआ था? अमेरिका में। पहली बात। दूसरी बात, ये जो अमेरिका में मिसेस इंडिया एलीट 2023 का आयोजन हुआ इसमें किस भारतीय महिला ने इसको जीता? अनुभूति डोंगरे ने। और तीसरी बात,
कि जो अनुभूति डोंगरे हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश से। क्लियर है? तो अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज कर दूं तो मध्य प्रदेश राज्य की अनुभूति डोंगरे ने अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 में खिताब जीता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन मेघालय में किया गया। कहां किया गया? मेघालय में, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वास्थ्य भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय और FSSAI के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ और उद्देश्य क्या था कि सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देना। क्लियर है? और इसके लिए MOU किसके बीच साइन हुआ? रक्षा मंत्रालय और FSSAI के बीच। अगला देखिए, और आप सभी जानते हैं कि 2023 में भारत के अनुरोध पर ये मिलेट्स ईयर के तौर पे मनाया जा रहा है 2023, और आप सभी को ये भी पता है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। कुछ ही दिनों में ये सम्मेलन स्टार्ट हो जाएगा और इसमें जो मोटे अनाज से संबंधित पकवान हैं वो जो भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनको दिया जाएगा। क्लियर है? तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? क्या नाम है? फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना। तो याद रखिएगा फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के डेवलपमेंट के लिए। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में हुई? तो याद रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट अकादमी को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी को मध्य प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखेंगे देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा ये जो बोनालू महोत्सव है इसका आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया। कहां पर किया गया? तेलंगाना राज्य में। क्या नाम है महोत्सव का? बोनालू महोत्सव। और कब आयोजन हुआ? 16 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा अपनी इंटरनेट सेवा का जो प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है वो कौन है? केरल। क्लियर है? तो याद रखेंगे केरल भारत का वो पहला राज्य है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2023 में अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान जिसे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? विपरजॉय। क्या नाम है? विपरजॉय। तो देखिए यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी कि ये जो विपरजॉय तूफान है, ये जो चक्रवाती तूफान है, ये कहां से उठा? अरब सागर में। क्लियर है? तो विपरजॉय जो चक्रवाती तूफान है ये कहां से उठा? अरब सागर से। और इसने कहां पर किस तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया? गुजरात और महाराष्ट्र के। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस मालगाड़ी की जो टक्कर है ये किस जगह पर हुई जिसमें 300 लोग मारे गए थे? तो याद रखिएगा ये टक्कर हुई थी उड़ीसा के बालासोर में। यानी उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, वहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे। क्लियर है? तो ये कहां हुई थी? बालासोर उड़ीसा में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? तो याद रखिएगा उसका नाम है स्काई वॉक। क्लियर है? अब यहां पर देखिए दो बातें आपको याद रखनी है। क्या है? सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखना है कि जो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्काई वॉक। क्लियर है? दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि जो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है जिसका नाम स्काई वॉक है इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा एक स्टार्टअप फर्म है जिसका नाम है IG ड्रोन्स। क्या नाम है? IG ड्रोन्स। क्लियर है? और इस भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? स्काई वॉक। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ? यह भी अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना में कोंडाकल गांव में, कहां पर? तेलंगाना में कोंडाकल गांव में
देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है, तो आपका सीधा जवाब होगा तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। क्लियर, इसका उद्घाटन हो। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि श्रीनगर में एक लाल चौक है। श्रीनगर के इसी लाल चौक के पास एक प्रताप पार्क है। इसी प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया, तो श्रीनगर के लाल चौक के समीप प्रताप पार्क में। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का जो उद्घाटन हुआ वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुआ। कहां पर? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल की शुरुआत की घोषणा की है। तो आप देख रहे हैं, अभी आपने कई शैक्षणिक पहल देखी हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सीएम राइज स्कूल नामक एक शैक्षणिक पहल की। ये कहां की है? मध्य प्रदेश की। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीएम राइज स्कूल जो शैक्षणिक पहल है किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। उद्देश्य क्या है? सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इसी तरह आपने सबसे पहले पढ़ा था प्रोजेक्ट रेल, और ये जो प्रोजेक्ट रेल है ये किससे संबंधित है? तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। और किस राज्य से संबंधित है प्रोजेक्ट रेल? झारखंड से। इसी तरह एक आपने पढ़ा था स्कूल बोट। ये जो स्कूल बोट सेवा है ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई? त्रिपुरा के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो स्कूली बच्चों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा का प्रारंभ किया था त्रिपुरा सरकार ने। क्लियर है? तो ये तीनों को आप ध्यान रखेंगे। और इस तरह से अगर आप पोर्टल की बात कर लेंगे तो आपने पढ़ा था कि यूजीसी के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया, उसमें एक का नाम था उत्साह और दूसरे का नाम था पीओपी पोर्टल। क्लियर? बस इसी तरह आप कोरिलेट करते हुए चीजों को याद करते चले जाएं। आपको याद ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप कई बार उसको पढ़ेंगे वैसे वैसे वो समझ विकसित होती चली जाएगी। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वीं आईएम के रूप में मंजूरी मिलने के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 2 आईएम हैं? और याद रखिएगा, यह देश का पहला राज्य होगा जहां पर 2 आईएम हैं। वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। क्लियर है? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य में दूसरा आईएम चिन्हित हुआ है और वहां पर इस प्रकार आप देखेंगे कि देश का यह पहला ऐसा राज्य है जहां पर 2 आईएम है। क्लियर है? और अगर हम टोटल देखें तो ये देश का 21वां आईएम होगा। क्लियर है? और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को 21वें आईएम के रूप में मंजूरी दी गई है। क्लियर? तो ये पूरी बातें याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में 2 आईएम और किसी राज्य में 2 आईएम वाला ये पहला राज्य है महाराष्ट्र, और यहां पर जो आईएम बना ये 21वां आईएम है देश के रैंकिंग में। ठीक है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम को शुरू किया है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है कहां पर है? तमिलनाडु में। और इसी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम को शुरू किया। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में देश में स्थित किस आईआईटी के शोधकर्ताओं के द्वारा घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल को विकसित किया गया? तो याद रखिएगा, उस आईआईटी का नाम है आईआईटी गुवाहाटी। तो याद रखेंगे, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल को विकसित किया। एआई आधारित मॉडल का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मॉडल को विकसित किया। किसने? आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। किसके लिए? तो घुटने के एक्सरे के लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के उस मंदिर का नाम है गौदड़ देव मंदिर। क्या नाम है? गौदड़ देव मंदिर। और कहां पर है? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, गौदड़ देव मंदिर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश को संस्कृति विभाग के द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। क्या नाम है? गौदड़ देव मंदिर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीएसओ के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहां पर आयोजित की गई? तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। ठीक है? तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में जून 2023 में G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच सिविल 20 की बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर? नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए
किस ऑपरेशन का संचालन किया था? तो याद रखिएगा उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। क्या नाम था? ऑपरेशन कावेरी। तो याद रखिएगा ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो भारत के लोग जो कि सूडान में फंसे थे उनको वापस लाने के लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन कावेरी। और याद रखिएगा ये ऑपरेशन कावेरी कब चला था? अप्रैल 2023 में। क्लियर है? अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी थी? तो याद रखिएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां रखी? केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में। और अभी आपने पढ़ा है कि केरल भारत का वो पहला राज्य हो गया है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे कि देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे उसका नाम है केरल। यानी केरल सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जो परियोजना चलाई उसका नाम है एक पंचायत एक खेल का मैदान। क्लियर है? यानी एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना कहां से? केरल द्वारा। अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की जो 10 द्वीपों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा देश की वो पहली जल मेट्रो जो कि 10 द्वीपों को जोड़ती है इसकी शुरुआत हुई केरल में। कहां पर हुई? केरल में। और किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। तो याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया साहब पद्म भूषण से सम्मानित है और वो एक अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत स्थित किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की थी? देखिए इस संदर्भ में अभी आप पढ़ चुके हैं और अगर आपने पढ़ लिया तो आपको फैक्ट याद होना चाहिए। क्या आपने पढ़ा था? आपने यही पढ़ा था कि सबसे पहले आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। क्लियर है? और उसके बाद आपने दूसरा क्या पढ़ा था? आपने दूसरा यह पढ़ा था कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा यूएई के अबू धाबी में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की गई है। तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर खोलने की घोषणा की और उसके बाद आईआईटी दिल्ली ने यूएई के अबू धाबी में पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है। क्लियर? दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल। आप देख रहे हैं केरल की कई परियोजनाओं को आपने देखा है अभी। ठीक है? तो याद रखेंगे पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा गुजरात में राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहां रखी गई? किस राज्य में? गुजरात में। अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान मिला है? तो याद रखिएगा उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एरावत। इसके संदर्भ में अभी आपने पढ़ा था ना, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, यहां पर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो जरा इस पूरी इंफॉर्मेशन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए यहां से कितने प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यह बन सकता है कि जो 61वां अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा जर्मनी में। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि जो जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ इसमें चुने गए देश के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का जो सुपर कंप्यूटर 75वें स्थान पर आया उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस सुपर कंप्यूटर का नाम है एरावत। यहां पर जो तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो एरावत सुपर कंप्यूटर है ये कहां पर स्थापित है? तो आपका जवाब क्या होगा? सीडैक पुणे में। कहां पर स्थापित है? सीडैक पुणे में। देखिए आपको पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप केवल सतही स्तर पर पढ़ते जाएंगे तो यह हो सकता है कि जो एज ऑन एवरेज 10 से 20, 22, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट के, जो बहुत नेसेसरी है कि आप इसमें लगभग 95 एबव अपना परफॉर्म करें, यानी 95% से एबव प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अगर आप सतही तरह से पढ़ेंगे
तो प्रश्न सही होने की संभावना कम होती है। क्योंकि देखिए अलग अलग एग्जाम में प्रश्नों के पूछे जाने का पैटर्न अलग अलग है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप वन लाइनर फॉर्मेट में करंट को कवर करते हैं तो आप करंट के एक इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं, यानी क्या क्या बातें राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हुई हैं। लेकिन जब उसका डिटेल देखते हैं तो उसमें कुछ और नेसेसरी क्वेश्चंस हैं जो आप कवर कर लेते हैं, तब आपका करंट का जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर हो जाता है। क्लियर है? देखिए आपको उतने प्रश्न करने होंगे जितने प्रश्न पर चयन होता है। कुछ प्रश्न आपने कर लिया, कुछ प्रश्न पे तो चयन होगा नहीं। तो ये पढ़ते समय बिल्कुल स्पष्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई उस लेवल तक होनी चाहिए जिस लेवल पे चयन हो रहा है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आपने 20-25 प्रश्न में से अगर 10-5 प्रश्न कर लिया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसको बिलो एवरेज परफॉर्मेंस मैं मानता हूं, क्योंकि अगर 20 से 25 प्रश्न पूछा गया और करंट का लेवल एक एक प्रॉपर सामान्य स्टैंडर्ड का है तो उसमें आपका परफॉर्मेंस 95% से अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? तो इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर करता हूं क्योंकि ये मेरा दायित्व है कि जहां पर जो चीजें नेसेसरी हैं, जहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, वहां पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया जाए। क्लियर है? मानना न मानना यह आपकी पूर्णतः स्वेच्छा पर निर्भर है। क्लियर? आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर अगर देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की बात करें तो वो कहां पर है? झारखंड। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्लियर? लेकिन यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम बेंच की दृष्टि से देखें कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय तो वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्लियर? तो यहां पर दो प्रश्न बन गए। सबसे पहली बात कि क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? झारखंड उच्च न्यायालय। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और अगर हम बेंच के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की बात करें तो वो कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय के द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा वो है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई, पहली बात। फिर यह प्रश्न उठ सकता है कि सामर्थ्य मिशन का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? तो और किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के पंचायत मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, सामर्थ्य मिशन। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 में उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ट्रेन किन दो गंतव्यों के बीच चलाई जा रही है? तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में जो पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई वो देहरादून से आनंद विहार के बीच। देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में। और आनंद विहार कहां पर है? दिल्ली में। क्लियर? तो देहरादून से आनंद विहार के बीच में उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। और अगर हम देश में अगर क्रम देखें देश के आधार पर तो ये 17वीं वंदे भारत ट्रेन थी। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही बने हैं, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उनका नाम है हरिबुद्ध मागर। क्या नाम है? हरिबुद्ध मागर। अब देखिए यहां पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही हैं जिनका नाम है हरिबुद्ध मागर। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। क्लियर? तो याद रखेंगे घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, उनका नाम क्या है? हरिबुद्ध मागर। क्या नाम है? हरिबुद्ध मागर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को कहां पर की? तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो नए संसद भवन में की गई, इस पवित्र सेंगोल की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसके तहत तीर्थ यात्रा के लिए जो बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा प्रदान की वो की देश के पहले राज्य मध्य प्रदेश ने। क्लियर? यानी देश में ऐसा काम करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम क्या है? वियतनाम। और वियतनाम की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की गई। ठीक है? तो याद रखेंगे जो स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण है ये किसको भेंट किया जाएगा? वियतनाम की नौसेना को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई कितनी? अब देखिए यहां पर केवल दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहला कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, तो आपका जवाब होगा 67वीं, यानी 67वीं रैंक है भारत की किसमें, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में। और जो दूसरा प्रश्न बन सकता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो आपका जवाब होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया, तो वो कौन है? दिल्ली। यानी दिल्ली वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या है? ऑपरेशन कवच। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन कवच का संबंध किससे है, तो और ऑप्शन में लिखा रहेगा नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए, तो तुरंत आप उसको टिक कर देंगे। और अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो तुरंत आप दिल्ली का नाम लेंगे। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय संस्था ने, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा उस अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम है विश्व बैंक। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व बैंक ने भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। क्लियर? तो यहां पर अमाउंट भी याद रखेंगे, 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस उद्देश्य के लिए, तो भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया? विश्व बैंक ने। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसने सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के जीर्णोद्धार हेतु आम पोखरी नामक परियोजना की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है उड़ीसा। यानी उड़ीसा राज्य ने अपने सभी 115 नगर पालिकाओं में जितने भी बड़े जलाशय हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए जो परियोजना स्टार्ट की उसका नाम क्या है? आम पोखरी परियोजना। क्या नाम है? आम पोखरी परियोजना। तो आम पोखरी परियोजना किससे कोरिलेट करेंगे? उड़ीसा राज्य से। उद्देश्य क्या है? कि नगर पालिकाओं में जितने बड़े जलाशय हैं उनका जीर्णोद्धार करना। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की? तो याद रखिएगा यह शुरुआत की गई थी आदिवासी और वनवासी समुदाय के लिए। क्लियर है? तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि मो जंगल जामी नामक जो योजना है किस सरकार के द्वारा, तो आपका जवाब होगा उड़ीसा सरकार के द्वारा। क्लियर है? फिर दूसरी बात आती है कि जो मो जंगल जामी जो योजना है जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा लाई गई, किस समुदाय की आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, तब आपका जवाब होगा आदिवासी और वनवासी समुदाय की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। क्लियर है? क्या नाम है योजना का? मो जंगल जामी, उड़ीसा सरकार। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जो मो जंगल जामी जो प्रोजेक्ट है इसके तहत क्या है? मो जंगल जामी, इसके तहत उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो मो जंगल जामी नामक योजना है इसके द्वारा आदिवासी वनवासी समुदाय को उड़ीसा सरकार के द्वारा आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया गया, और साथ ही साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3 प्रिंटेड मंदिर का निर्माण करने की घोषणा की गई, तो वो कौन सा है? तेलंगाना। यानी तेलंगाना वह राज्य है जहां दुनिया का पहला 3 प्रिंटेड मंदिर निर्माण करने की घोषणा की गई। कहां पर? तेलंगाना। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई। कहां पर? तो याद रखेंगे केरल के कोच्चि में। याद रखिएगा केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई। कब की गई? तो 26 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा भारत ने इस क्षेत्र में भी एक गौरव किया कि 5 ऐसी महिला ऑफिसर्स थी जिनको पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया, और यह भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार हुआ कि 5 महिला ऑफिसर्स को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया। क्लियर? अगला देखिए, आगे यहां पर उन 5 जाबाज महिला ऑफिसर्स के नाम हैं, जरा इनको भी देखिए। इसमें पहला नाम है लेफ्टिनेंट महक सैनी जी का, दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे जी का, तीसरा नाम है लेफ्टिनेंट अदिति यादव जी का, चौथा नाम है लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगिल का, और पांचवा नाम है लेफ्टिनेंट आकांक्षा का। ये 5 ऐसी महिला ऑफिसर्स हैं जिनको पहली बार भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया?
क्लियर। तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, अजीत कुमार मोहंती। क्लियर है। तो याद रखेंगे अजीत कुमार मोहंती साहब को एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया। क्या नाम है इनका, अजीत कुमार मोहंती। क्लियर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा उस क्षेत्रीय भाषा का नाम है कुई भाषा। क्लियर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कुई क्षेत्रीय भाषा है इसे किस सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। तो आपका सीधा जवाब क्या होगा, उड़ीसा सरकार ने। और उस क्षेत्रीय भाषा का नाम क्या है, कुई भाषा। क्या नाम है, कुई भाषा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में चल रहे मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो कौन सा मिशन है जिसको गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा उस मिशन का नाम है जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। क्लियर है। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में जो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन है इसको गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 की थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है उस मिशन का, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या नाम है, ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन ऑब्लिक प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए यहां पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत जो बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड है वो मिला है किसको, भारत बायोटेक को। किसको मिला है, भारत बायोटेक को। तो याद रखेंगे भारत बायोटेक को जो अवार्ड मिला वो बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड मिला। क्लियर। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये अवार्ड भारत बायोटेक को कहां मिला, तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 है इसका आयोजन कहां हुआ था, तो अमेरिका के वॉशिंगटन में। कहां हुआ था, अमेरिका के वॉशिंगटन में 3 से 6 अप्रैल 2023 के बीच। क्लियर है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अर्थात NFSU का पहला विदेशी परिसर कहां खोला गया। देखिए इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो याद रखिएगा भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अर्थात NFSU का जो पहला विदेशी परिसर खोला गया वो कहां पर, युगांडा के जिंजा में। कहां पर, युगांडा के जिंजा में। याद रखिएगा युगांडा के जिंजा में भारत के फोरेंसिक विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर खोला गया। क्लियर। और इसके पहले आप IIT मद्रास और IIT दिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको याद भी होगा। क्लियर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है। तो याद रखिएगा जो देश का पहला फर्नारियम मिला है जिस राष्ट्रीय उद्यान को उसका नाम है एरानीकुलम राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, एरानीकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अब यहां पर देखिए 2 बातें आपको प्रमुखता से याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जिसे देश का पहला फर्नारियम मिला है। तो आपका जवाब हो जाएगा एरानीकुलम राष्ट्रीय उद्यान। फिर जो मूलभूत प्रश्न ये बन सकता है कि ये एरानीकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो याद रखिएगा केरल में मुन्नार हिल स्टेशन में। केरल के मुन्नार हिल स्टेशन में एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क है जिसे देश का पहला फर्नारियम मिला है। क्लियर। अब एक प्रश्न और उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये फर्नारियम क्या है। तो याद रखिएगा फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या उसका एक संकलन है जो कि फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था। तो याद रखेंगे आपका जवाब होगा त्रिपुरा के अगरतला में। तो याद रखेंगे स्वच्छ ऊर्जा पर G20 का विज्ञान शिखर सम्मेलन त्रिपुरा के अगरतला में हुआ था। कहां पर, त्रिपुरा के अगरतला में। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है। तो याद रखिएगा उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम है शाहरुख खान। यानी शाहरुख खान को टाइम्स 100 रीडर पोल में शीर्ष स्थान मिला है जिनका नाम है शाहरुख खान। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया। तो याद रखिएगा उसका नाम है मुंबई। यानी मुंबई को लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 किसको, मुंबई को। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया। तो याद रखेंगे नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अप्रैल 2023 के बीच हुआ।
तो याद रखेंगे नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल 2023 के बीच हुआ। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ जिस नाम से हुआ उसका नाम है रेडियो संगवारी। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि रेडियो संगवारी का संबंध किस राज्य से है, तो आप सीधे क्या लगाएंगे, छत्तीसगढ़ से। और ये छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है। क्या नाम है, रेडियो संगवारी। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई उसमें कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो याद रखेंगे कर्नाटक। किस रिपोर्ट में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जम्मू की किस प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। तो याद रखिएगा, उस पेंटिंग का नाम है बसोहली पेंटिंग। तो यहां पर याद रखेंगे कि बसोहली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, जम्मू से संबंधित है बसोहली पेंटिंग, और इसको क्या मिला है, जीआई टैग दिया गया। किसको, बसोहली पेंटिंग को। अब जैसे ही जम्मू का नाम आया, आपको कुछ फैक्ट याद आ रहा है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ और ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर में। 2 उत्पाद का नाम आप पढ़ चुके हैं। क्या नाम है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी और मुस्क बुदजी चावल किस जगह से संबंधित है, अनंतनाग। ठीक है, तो मैं यहां पर तीनों को आपको कोरिलेट करा दे रहा हूं कि जो जम्मू की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसको जीआई टैग दिया गया उसका नाम क्या है, बसोहली पेंटिंग। उसके बाद जम्मू का एक उत्पाद है जिसका नाम है चिकरी वुड क्राफ्ट, ये कहां से संबंधित है, राजौरी, इसको भी जीआई टैग मिला। उसी प्रकार से जम्मू का एक और उत्पाद है जिसका नाम है मुस्क बुदजी चावल। क्या नाम है, मुस्क बुदजी चावल, ये अनंतनाग से संबंधित है। क्लियर है? तो ये ध्यान में आप रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोधों रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा 5वां। तो यहां पर भी आपको 2 बातें याद रखनी है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में जो शीर्ष 10 का योगदान है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, भारत का 5वां स्थान है। और ये किस रिपोर्ट में आया है, तो याद रखेंगे जनरल साइंटिफिक डेटा में ये रिपोर्ट में आया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ समझौता किया। तो आपका जवाब होगा जयपुर के चोंप गांव में। क्लियर? तो यहां पर भी 2 बातें आपको ध्यान रखना होगा। क्या? सबसे पहली बात यह कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर ये बनने के लिए समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा जयपुर के चोंप गांव में। और दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो जयपुर के चोंप गांव में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है इसके लिए किसके बीच समझौता हुआ है। तो याद रखेंगे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच। क्लियर है? अब आपसे ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और कहां पर बनेगा, जयपुर के चोंप गांव में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% के आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। कहां पर, कर्नाटक। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। तो याद रखिएगा, उस पर्व का नाम है भगोरिया उत्सव। तो देखिए, सीधा प्रश्न तो यह बन सकता है कि भगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से। क्लियर? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश से। फिर दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा किस उत्सव को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। तो आपका जवाब क्या होगा, भगोरिया उत्सव। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे भगोरिया उत्सव के संदर्भ में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस पड़ोसी देश से संबंधित है। क्लियर? अब देखिए, यहां पर सेती नदी जल विद्युत पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो सेती नदी जल विद्युत परियोजना है ये भारत और नेपाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत और नेपाल से संबंधित है। क्या नाम है, सेती जल विद्युत परियोजना। क्या आपने भारत और नेपाल के बीच किसी और जल विद्युत परियोजना को आज पढ़ा है? तो आपका जवाब होगा हाँ। क्या नाम है उसका, फुकेट करनाली जल विद्युत परियोजना। क्लियर है? तो अब दोनों परियोजनाओं को मैं एक जगह आपको बता रहा हूं, फुकेट करनाली जल विद्युत परियोजना हो या सेती नदी जल विद्युत परियोजना, किससे संबंधित है, भारत और नेपाल से। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया। तो याद रखिएगा उसका नाम था ऑपरेशन मुक्ति। तो यहां पर देखिए 2 बातें आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो यह पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मुक्ति किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो आपका जवाब क्या होगा, बीएसएफ के द्वारा। क्लियर है? यानी जो ऑपरेशन मुक्ति अभ्यास का आयोजन था किसके द्वारा किया गया, बीएसएफ के द्वारा। और दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि ऑपरेशन मुक्ति जो अभ्यास बीएसएफ के द्वारा किया गया, उद्देश्य क्या था।
तो भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से। क्लियर है? क्या नाम है ऑपरेशन का? ऑपरेशन मुक्ति। यानी पाकिस्तान से भारत मुक्ति चाहता है और बेचारे बीएसएफ वाले ही मेन जगह रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, तो उन्होंने ऑपरेशन मुक्ति चला दिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की जो आधारशिला रखी गई वो कहाँ रखी गई? कर्नाटक के धारवाड़ में। कहाँ पर रखी गई? कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, कहां पर? तमिलनाडु में। तो यहां पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बुनियादी बात तो ये याद रखनी है कि किलादी साइट संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर दूसरा ये प्रश्न होगा कि जो तमिलनाडु में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा किस उद्देश्य से? तो संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं WTZ, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, कर्नाटक के गडग में। कहां पर? कर्नाटक के गडग में। तो याद रखेंगे, कर्नाटक के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया, तो आपका सही जवाब क्या होगा? अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। अब इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट के तहत आयोजित किया गया क्या, कौन सा फेस्टिवल? तो आपका जवाब होगा अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी के लिए किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो याद रखिए, उसका नाम क्या है? सागर मंथन। ये प्रश्न आ चुका है, वहां पर दूसरे फॉर्मेट में पूछा गया था। तो याद रखेंगे, ये जो सागर मंथन डैशबोर्ड है, ये वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी के लिए जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। क्लियर है? और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगला देखिए, क्या नाम है उसका? सागर मंथन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया। ठीक है, तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में बने सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो आपका जवाब होगा कर्नाटक। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि जो नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हुआ किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में। और दूसरी बात कि जो कर्नाटक की नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर है, किस उद्देश्य के लिए? तो आधुनिक सिंचाई प्रणाली के लिए। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? तो सीधी बात तो आपको याद रखनी है कि नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, कर्नाटक। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, उस पोर्टल का नाम है मार्ग। क्या नाम है? मार्ग। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मार्ग पोर्टल का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये स्टार्टअप मेंटरशिप से संबंधित पोर्टल है जिसका नाम है मार्ग। किससे संबंधित है? स्टार्टअप मेंटरशिप प्रोग्राम से संबंधित पोर्टल है मार्ग। और इसको लॉन्च किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए, यहां पर जो सबसे बुनियादी प्रश्न है कि ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे, फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरुआत किया गया और 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का आयोजन किया गया। किस नेशनल पार्क में? काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का आयोजन किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी पर्वत श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? तो उन 4 राज्यों के नाम क्या हैं? तो उसमें एक राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है दिल्ली। 4 राज्य कौन है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। अब देखिए, इस पूरी बात को मैं जरा समराइज करता हूं। देखिए, एक परियोजना है जिसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है,
इसके तहत अरावली पहाड़ी श्रृंखला में 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने की योजना है। क्लियर। अब इसमें एक ये प्रश्न था कि जो अरावली पहाड़ी श्रृंखला है ये कितने राज्यों में है, तो यहां पर 4 राज्यों में। क्लियर। अब उन राज्यों के नाम क्या है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। क्लियर। और ये जो हरियाली अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, इस अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत किसने की? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कहां से की? तो हरियाणा के टिकली गांव से। क्लियर। सारी बात बिल्कुल अलग अलग आपको स्पष्ट हो गई। क्लियर। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात जेडएसआई के वैज्ञानिकों के द्वारा कैटफिश की किस प्रजाति की खोज की गई? तो याद रखिएगा, कैटफिश की उस प्रजाति का नाम है एक्सोस्टोमा धृतिया। क्या नाम है? एक्सोस्टोमा धृतिया। एक्सोस्टोमा धृतिया। तो याद रखेंगे, कैटफिश की जो प्रजाति है एक्सोस्टोमा धृतिया, ये किसके द्वारा खोजी गई? तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा इस बात को। यानी अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात जेडएसआई के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की जिस नई प्रजाति की खोज की गई उसका नाम क्या है? एक्सोस्टोमा धृतिया। एक्सोस्टोमा धृतिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो याद रखेंगे उसका नाम है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। क्लियर है। तो याद रखेंगे, देश का पहला विश्वविद्यालय है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जिसने जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया? तो उसका नाम क्या है? उस आईआईटी का नाम क्या है? आईआईटी मद्रास। क्लियर है। तो आईआईटी मद्रास के छात्रों ने कुछ लोगों के लिए तो परेशानी खड़ी कर दी। जो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो उसमें कुछ कर ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, उनके पास शिकायत आ रही थी आईआईटी मद्रास के छात्रों के पास कि भाई कुछ ऐसा करिए कि कम ही समय में दुग्ध में जो मिलावट है उसका पता चल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक डिवाइस बनाते हैं। तो 30 सेकंड के अंदर में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, इसका मतलब ऐसी डिवाइस जो पॉकेट में आसानी से आ जाए, वो विकसित की। और उन्होंने कहा कि अगर आपको दूध में मिलावट पता करनी है तो 30 सेकंड में आप मिला लेंगे। ये किसने किया? आईआईटी मद्रास के छात्रों ने। क्लियर है। तो आपको अब याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, क्योंकि कहानी आप लोग बहुत आसानी से याद रखते हैं। अगला देखिए, मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? तो याद रखिएगा, कांगड़ा चाय। यानी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। किसको? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? तो उसका नाम है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया। किसने? छत्तीसगढ़। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपका जवाब होगा हरियाणा। यानी हरियाणा भारत का वो पहला राज्य है जिसने 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बना लिया। क्लियर है। यानी हरियाणा में आप देखेंगे कि 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क हो चुका है। क्लियर है। और इस प्रकार हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा, ये लक्ष्य है 2024 तक। यानी भारत सरकार ने यह डिसाइड किया कि वो 2024 तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाएगी। कब तक? 2024 तक। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस को संक्रमित व्यक्ति मिला है? यानी ऐसा व्यक्ति मिला जिसे प्लांट फंगस का संक्रमण है, और ये दुनिया में पहली बार किसी भारतीय राज्य में ये प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला। तो किस राज्य में? कोलकाता में। क्लियर है। तो याद रखेंगे, पहली बार कोलकाता राज्य में प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? तो याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? गंगा। तो याद रखेंगे, गंगा नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़े को जन्म दिया गया। यानी उस बछड़े का नाम क्या है? गंगा। ठीक है। और ये कहां पर हुआ? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया है? तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति का मानक प्रदान किया गया है वो किसको? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। क्लियर है। तो यानी आप ध्यान रखेंगे कि 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक प्रदान किए गए हैं। ठीक है। किसके द्वारा? तो सेना प्रमुख मनोज पांडे के द्वारा। क्लियर।
अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा उसका नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश देश का वो पहला राज्य है जिसने ये निर्धारित किया कि वो हरित राज्य बनेगा। यानी देश का पहला हरित राज्य बनने का जो लक्ष्य है वो हिमाचल प्रदेश ने निर्धारित किया। और कब तक निर्धारित किया था? 2025 तक। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक पोल आइकन के रूप में चुना गया। किसको? तो याद रखिएगा, मुंजमा जोगती को। किसको? मुंजमा जोगती को। तो याद रखिएगा, कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक पोल आइकन के रूप में मुंजमा जोगती को चुना गया था। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। क्या नाम है? मुंजमा जोगती। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन है? तो याद रखिएगा, इसमें एक आईआईटी है आईआईटी बॉम्बे जिसका ओवरऑल रैंकिंग है 47 और दूसरी आईआईटी दिल्ली है जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 48वीं। तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है इसमें 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत की 2 आईआईटी है। अब उसमें आईआईटी बॉम्बे को 47वां और आईआईटी दिल्ली को 48वां स्थान मिला है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो आपका जवाब होगा वैदिक विरासत पोर्टल। क्लियर? तो याद रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया। क्लियर? क्या नाम है पोर्टल का? वैदिक विरासत पोर्टल। और कहां लॉन्च हुआ? दिल्ली में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है? तो याद रखिएगा, ऑनलाइन जुए के विरुद्ध जो विधेयक पारित किया गया वो कहां पर? तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा, उसका नाम है बोली का हल्बी बोली। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का प्रारंभ किया। किस बोली में? हल्बी बोली में। और कहां से प्रारंभ किया? जगदलपुर स्टेशन से। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष डीवाई चंद्रचूड़ साहब को नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष डीवाई चंद्रचूड़ को कब? मार्च 2023 में। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अर्थात बीएचएस घोषित किया गया? तो याद रखेंगे, उड़ीसा सरकार द्वारा। क्लियर? यानी उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अर्थात बीएचएस घोषित किया गया। किसको? किसको? गंधमर्दन हिल रेंज को। तो गंधमर्दन हिल रेंज को आप कहां से कोरिलेट करेंगे? उड़ीसा से। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, उसका नाम है आईएनएस एंड्रोथ। क्या नाम है? आईएनएस एंड्रोथ। तो देखिए, यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि जो दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट लॉन्च हुआ उसका नाम क्या है? आईएनएस एंड्रोथ। और किसके द्वारा? तो कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा। तो याद रखेंगे, कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को जो लॉन्च किया गया उसका नाम है आईएनएस एंड्रोथ। क्या नाम है? आईएनएस एंड्रोथ। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़कर 2022 का सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई है? तो याद रखिएगा, उस बॉलीवुड हस्ती का नाम है रणबीर सिंह। यानी रणबीर सिंह ने क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे करके 2022 की सबसे मूल्यवान हस्ती बनने का रिकॉर्ड हासिल किया। किसने? रणबीर सिंह ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? तो वो है भुवनेश्वर में। तो याद रखेंगे, आरबीआई के गवर्नर ने भुवनेश्वर उड़ीसा में केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी। कहां पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, उस ऐप का नाम है कॉल बिफोर यूडिग। क्या नाम है? कॉल बिफोर यूडिग। इसको शॉर्ट में कहते हैं सीबीयूडी। सीबीयूडी, कॉल बिफोर यूडिग।
कॉल बिफोर यूडिक अर्थात CBUD, ठीक है। और ये ऐप काम क्या करेगा, तो ये देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का कार्य करेगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा। और इसको लॉन्च किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो याद रखेंगे कॉल बिफोर यूडिक यानी CBUD, ये देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का काम करेगा और इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया था। तो याद रखिएगा मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का, किसका, मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया था INS सुजाता ने। क्लियर, तो सीधी बात आप याद रखेंगे कि INS सुजाता ने मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया था। कब, मार्च 2023 में। मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया मार्च 2023 में INS सुजाता ने। क्लियर, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वनवेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो याद रखिएगा उस रॉकेट का नाम है LVM-3। क्या नाम है, LVM-3। तो याद रखेंगे इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने सबसे बड़े रॉकेट LVM-3 से वनवेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ठीक है, तो जब भी 36 उपग्रह की बात आए तो याद रखेंगे LVM-3। क्लियर, अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी में प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगरपालिका परिषद को पर्यावरणीय मुआवजा वसूल करने का निर्देश दिया। तो उस नदी का नाम है कोठोरी नदी। देखिए मामला क्या था, ये जो NGT है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इन्होंने देखा कि भीलवाड़ा नगरपालिका कोठोरी नदी में प्रदूषण को दूर करने में विफल है, तो तुरंत NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह आदेश दिया कि वो भीलवाड़ा नगरपालिका से पर्यावरणीय मुआवजा वसूले। क्यों, क्योंकि भीलवाड़ा नगरपालिका कोठोरी नदी में प्रदूषण को दूर करने में विफल है। क्लियर, अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अर्थात AAI के साथ साझेदारी की है। तो याद रखिएगा उसका नाम है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। तो याद रखेंगे एक भारतीय रक्षा फर्म है जिसका नाम क्या है, हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। उसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अर्थात AAI के साथ साझेदारी की है। किसने, हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। तो अगर हम सीधी बात कर लें आपसे बिल्कुल समराइज करके, तो याद रखिएगा भारतीय रक्षा फर्म हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज और एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अर्थात AAI ने आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किया। किस लिए, अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण में। किसके निर्माण में, अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण में। क्लियर, तो इस प्रकार यहां पर जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था वो आपका कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम अगली क्लास से कवर किया जाएगा। आज की क्लास में यहीं पर इसे कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका कंप्लीट हो गया। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।